नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो में सवारी की। राष्ट्रपति मुर्मू मेट्रो से केंद्रीय सचिवालय पहुंची। इस सफर के दौरान उन्होंने मेट्रो के अधिकारियों से कुछ सवाल भी पूछे, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने राष्ट्रपति को मेट्रो के संचालन की जानकारी दी। वहीं मेट्रो में राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। बता दें कि जिस कोच में राष्ट्रपति सफर कर रही थी, उसके चारों तरफ सुरक्षा कर्मी दिखाई दिए। ईडी रिमांड की अवधि आज यानी कि 7 फरवरी को खत्म हो रही है। लिहाजा ईडी हेमंत सोरेन से आज पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करेगी। मिली जानकारी के अनुसार ईडी हेमंत सोरेन से और आगे भी पूछताछ जारी रखना चाहती है। इसको देखते हुए ईडी और रिमांड की मांग कर सकती है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में राजधानी रांची के बडगाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ जारी है। हेमंत सोरेन कोर्ट के निर्देश पर 5 दिन की ईडी रिमांड पर है। ईडी जेल से उन्हें 3 फरवरी को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई, जिसके बाद से लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद को 4 दिन की रिमांड पर लिया था। ईडी की विशेष अदालत ने भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड की मंजूरी मिली थी। ईडी भानु से उसके घर से मिले फर्जी दस्तावेज से संबंधित जानकारियां मिली थी। साथ ही ईडी के अधिकारी भानु और हेमंत सोरेन के कनेक्शन को जोड़ने का भी काम करेंगे। बता दें कि भानु से ही ईडी को हेमंत सोरेन से जुड़ी जानकारियां मिली थी और फिर यहीं से ईडी ने धीरे धीरे हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसना शुरू किया, जिसके बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। पेटीएम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी विजय शेखर शर्मा ने फिटनेस फर्म के खिलाफ बैंकिंग नियामक की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने सोमवार को आरबीआई के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी। प्रासंगिक विवरण सुनिश्चित करने के बाद एक व्यापक जांच शुरू की जा सकती है। इससे पहले 3 फरवरी को रिपोर्ट दी थी कि आरबीआई ने इसके बारे में कुछ महीने पहले ही ईडी को अलर्ट किया था। पेटीएम ने कहा कि कंपनी या शर्मा के खिलाफ कोई ईडी जांच नहीं चल रही है। हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि आरबीआई की रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने पेटीएम को इसके सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच लंबित होने का सुझाव होने वाली रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार है। इससे पहले मंगलवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और वित्तीय खुफिया इकाई में आरबीआई से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को ग्राहक खातों में जमा या टॉप अप स्वीकार करने से रोकने के लिए की गई हालिया कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट साझा करने को कहा है। संघीय एजेंसियां ईडी और एफआई, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उल्लंघनों की जांच करने का काम सौंपा गया है, पहले से ही धन शोधन विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत भुगतान गेटवे से संबंधित मामलों की जांच कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद पेटीएम ने कहा कि उससे कुछ भी गलत नहीं किया है और कहा कि उसकी ब्रांड मालिक कंपनी 197 कम्युनिकेशंस संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पैसे की जांच नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के बड़े विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने 7 से 8 फरवरी को जिले में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें किसानों के ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर यात्रियों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुछ सड़कों पर मार्ग परिवर्तन के प्रति बताया गया है। बता दें कि किसान संगठन दिसंबर 2023 से नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावित गांव के किसानों की अधिग्रहित की गई जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और भूखंड देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान समूहों ने अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए बुधवार को किसान महापंचायत और गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में संसद तक मार्च का आह्वान किया है। यातायात विभाग ने जनता को दादरी, तिलपता, सूरजपुर, सिरसा, रामपुर, फतेहपुर और ग्रेटर नोएडा की विभिन्न सड़कों पर मार्ग परिवर्तन के बारे में आगाह किया है। मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 7 और 8 फरवरी को प्रतिबंध लागू रहेगा। पुलिस ने एक यातायात परामर्श भी जारी किया है, जिसमें किसानों के आंदोलन के मद्देनजर
यात्रियों को दोनों शहरों में कुछ मार्गों पर बदलाव के प्रति आगाह किया गया है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में किसान समूह दिसंबर 2023 के स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहित अपनी भूमि के बदले अधिक मुआवजे और विकास भूखंडों की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा के सभी सदस्यों को 11 फरवरी को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आमंत्रित किया है। सभी सदस्यों को विधानसभा से अयोध्या तक ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदस्यों को इसकी जानकारी दी। महाना ने मुख्यमंत्री योगी की ओर से सभी दलों के सदस्यों को 11 फरवरी रविवार को अयोध्या धाम चलने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, हम सबको मालूम है कि 22 जनवरी को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में दलीय नेताओं ने अयोध्या ले चलने का अनुरोध किया था। शिवपाल सिंह यादव जी ने भी कहा था कि अध्यक्ष जी ले जाएंगे तो हम लोग चलेंगे। हम मुख्यमंत्री जी और अपनी तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रातः 8 बजे यहाँ विधानसभा परिसर में सभी सदस्य आ जाएंगे और हम सभी लोग एक साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बसों की व्यवस्था की है, मैं भी बस पर चलूंगा। ये बात मैंने इसलिए कही ताकि कोई दूसरा सदस्य ये न पूछे कि हम अपनी गाड़ी से चल सकते हैं कि नहीं। उन्होंने सदन में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या धाम में 11:30 बजे पहुंचकर पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, उसके बाद 12:30 बजे से 2 बजे तक रामलला के दर्शन करेंगे। 2 बजे से 3 बजे तक दोपहर भोजन की व्यवस्था वहां की गई है और फिर वहां से 3:15 बजे बस से ही सभी लोग सदस्य लखनऊ वापस आ जाएंगे। महाना ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी सदस्य दर्शन करना चाहते हैं वो रविवार को यानी कि 11 फरवरी को 8 बजे विधानसभा आ जाएं। राम मंदिर का फैसला आने के बाद से अयोध्या में व्यापार और व्यापारियों के साथ साथ उद्यमियों की भी होड़ लगी हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री की $1 ट्रिलियन योजना के अंतर्गत अयोध्या में उद्योगों को स्थापित करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए यूपी-सीडा, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक प्राधिकरण है, उसे 1000 करोड़ के निवेश का टारगेट दिया गया है। लेकिन निवेश और निवेशक इस निर्धारित आंकड़े को पार कर गए और उपसीडा में रामनगरी के लिए लगभग 1076 करोड़ के निवेश का AMU साइन हो गया। वहीं केंद्रीय औद्योगिक विकास के प्रांतीय अध्यक्ष स्वराज श्रीवास्तव ने बताया कि बदलती अयोध्या को देखते हुए उद्यमियों में उल्लास है। अयोध्या में हर कोई अपनी इकाई को स्थापित करना चाह रहा है। हमारे पास अभी भी अयोध्या में उद्योग स्थापित करने के लिए लगातार फोन आ रहे हैं और जमीनों की मांग की जा रही है। आगे उन्होंने बताया कि संभवतः फरवरी माह में यूपी-सीडा की तरफ से JCB ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी संभवतः फरवरी माह में आयोजित की जाएगी, जिससे अयोध्या से ही लगभग 705.6 लाख के इन्वेस्टमेंट होने हैं। वहीं केंद्रीय औद्योगिक विकास के प्रांतीय अध्यक्ष स्वराज श्रीवास्तव ने बताया कि अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर बन गया है। मन आत्मविभोर है, आत्मा तृप्त है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को प्रभु रामलला को उनके भव्य महल में देखने का अवसर मिला है। सर, यूपी-सीडा जो है प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक प्राधिकरण है और इस औद्योगिक प्राधिकरण में जो है यूपी-सीडा में हमारे यहाँ जो अयोध्या के लिए हम लोगों को टारगेट दिया गया था 1000 MOU साइन का जो था 1000 करोड़ का, जो कि हम लोगों ने अपने टारगेट से भी ऊपर उद्यमियों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हुए 1076 करोड़ का MOU ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी निरंतर उद्यमियों द्वारा संपर्क किया जा रहा है। यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए ज़मीनों की मांग की जा रही है और बदलती हुई अयोध्या को देखने के पश्चात उद्यमियों में उल्लास और ज़्यादा है अपनी इकाइयों को यहाँ पर लगाने के लिए। GBC का सर जो है संभवतः जो है फरवरी माह में ही होनी है। फरवरी माह की संभावना है कि शायद यहाँ पे GBC जो है आयोजित करी जाएगी यूपी में, और इस GBC में करीबन अयोध्या से ही 705.6 लाख का जो है
जेबीसी का इन्वेस्टमेंट होना है, जिनकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है यूपी सीडा द्वारा जो है संभवतः फरवरी माह में करा ली जाएगी। प्रभु राम लला जी का मंदिर अयोध्या में, उसको तो देख करके सर मन एकदम विभोर है और आत्मा भी तृप्त है सभी की कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को प्रभु राम जी को उनके महल में देखने को मिला और हम लोगों के सामने उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई और हम लोग उसमें सम्मिलित हो सके। इससे तो हम ही क्या, हमारे ख्याल से हमारे विभाग से लेकर के प्रदेश का हर एक व्यक्ति इतना उत्साहित है कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसके बारे में ना ही उसकी व्याख्या कोई की जा सकती कि कितना उत्साह है लोगों में। मेरा नाम स्वराज श्रीवास्तव है। मैं यूपी सीडा का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, केंद्रीय औद्योगिक विकास का मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मैं अयोध्या में तैनात हूँ। अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीनों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके साथ ही सरकार के खाते में राजस्व की बेतहाशा वृद्धि हुई है। बता दें कि सहायक उपायुक्त स्टाम्प योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 2018-19 में 32,549 बेमाने हुए थे, जबकि 2022-23 में बढ़कर 45,360 बेमाने हुए हैं। इस तरह से सरकार के खाते में राजस्व की 70% वृद्धि हुई है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या में निवेशकों का रुझान भी बढ़ा है। आवास विकास परिषद नव्य अयोध्या का निर्माण कर रही है। इसके लिए आवास विकास परिषद ने जमीन का अधिग्रहण किया है और अब अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप एक विहंगम सिटी टाउन सिटी में बनाने जा रही है, जिसमें 7 स्टार होटल बनाए जाएंगे। इसी लोढ़ा ग्रुप टाउन सिटी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी जमीन ली है और गोरखपुर की गीता प्रेस भी अयोध्या में अपना ब्रांच खोलने के लिए अयोध्या के अधिकारियों से संपर्क किया है। बता दें कि जिस तरह से अयोध्या की जमीन को खरीदने के लिए बड़े बड़े ग्रुप अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वहीं व्यक्तिगत तौर पर भी जमीनों के लिए लगातार लोग स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों से संपर्क कर रहे हैं। अयोध्या में आशियाना बनाने के लिए लोग आतुर हो उठे हैं। यही नहीं, अयोध्या धाम से 15 से 20 किलोमीटर की रेडियस में भी जमीनों का मिलना मुश्किल हो गया है। अब लोग अयोध्या धाम के आसपास गांव में भी जमीन के लिए संपर्क कर रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या धाम में जमीन की डिमांड बढ़ी है, उसी तरह से कीमतों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। यही नहीं, जमीन के पैमाने के बाद सरकार के खातों में भी जबरदस्त राजस्व की वृद्धि हो रही है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद अयोध्या में राजस्व की प्राप्ति और बैनामों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, खास करके अयोध्या सदर के कार्यालय में, क्योंकि अयोध्या धाम से संबंधित जो भी ज़मीनें हैं वो अयोध्या सदर की तहसील में ज़्यादा पड़ती हैं। और अगर हम डाटा देखें तो हम पाएंगे कि 2018-19 में हमारे यहाँ 32,549 बैनामे अयोध्या जनपद में हुए थे, सारे लेखपत्र, और 2022-23 में यही बढ़ के 45,360 बैनामों की संख्या हो गई, जिससे हमारी राजस्व में वृद्धि, अगर हम 18-19 वित्तीय वर्ष से तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा राजस्व वृद्धि जो है 70% के आसपास हुआ है 18-19 की तुलना में, और लेखपत्रों की संख्या भी लगभग 40% से लेकर 50% तक बढ़ गई है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि हाँ, अयोध्या जनपद में जो है इन्वेस्टर्स काफ़ी आ रहे हैं। आवास विकास परिषद ने यहाँ नव्य अयोध्या आवास योजना के अंतर्गत बहुत सी ज़मीनें खरीद चुकी हैं, वो भी डेवलप कर रहे हैं। और लोढ़ा ग्रुप जो है, अभिनंदन लोढ़ा का जो ग्रुप है, जो महाराष्ट्र की मुंबई की कंपनी है, ये बहुत बड़ी एक सिटी बना रहे हैं यहाँ पे, और उसमें जो है वो बहुत अच्छी टाउनशिप बनाएंगे, जिसमें 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, बहुत से लोगों ने मीडिया में और पेपर प्रिंट मीडिया में देखा भी होगा, उसका प्रचार प्रसार भी वो लोग कर रहे हैं। और इस तरह से बहुत से इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं और लोग यहाँ पे ज़मीन लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। गीता प्रेस तो एक बहुत बड़ा जो है सांस्कृतिक पत्रिकाओं के प्रकाशन की बहुत बड़ी संस्था है, जो वैसे उनका तो मुख्यालय और कार्यालय गोरखपुर में है। उन्होंने भी हमसे संपर्क किया था, उच्च अधिकारियों के माध्यम से संपर्क के बाद उन्होंने यहाँ पे एक ज़मीन लेने का, क्योंकि उनको यहाँ भी जो है अपने गीता प्रेस का संस्था का यहाँ पे बनाना है, जिसके लिए वो ज़मीन की तलाश कर रहे हैं कि एक अच्छी ज़मीन जो है यहाँ अयोध्या में उपलब्ध हो जाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अमेठी या रायबरेली में शामिल होंगे। सपा ने मंगलवार को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। सपा ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का निमंत्रण प्राप्त हुआ। बयान में कहा गया कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बधाई देते हुए निमंत्रण स्वीकार किया।
और 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद अमेठी और रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी। मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा कि आशा है कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय एवं परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे लेकर जाएगी। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेगी। सपा नियमित रूप से विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठकों में शामिल होती रही है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। सपा जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन में है और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ उसका लोकसभा चुनाव को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं है। उसने हाल ही में उत्तर प्रदेश में आगामी संसदीय चुनाव में प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 11 सीटों की पेशकश की है। कांग्रेस के पास इस समय रायबरेली से सोनिया गांधी के रूप में एक सांसद है। पिछले आम चुनाव में सपा ने मूल रूप से मायावती की बसपा के साथ साझेदारी में 5 सीटें जीती थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में पार्टी आजमगढ़ और रामपुर की 2 सीटें हार गई थी। देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है। लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी का एनडीए में शामिल होने की चर्चा है, जिससे विपक्षी गठबंधन को झटका लगना करीब करीब तय माना जा रहा है। जयंत के एनडीए में शामिल होने के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच बड़ा दावा किया है। बता दें कि सपा सांसद डिंपल यादव ने ये कहा कि जिस तरह से भाजपा किसानों के खिलाफ काम कर रही है, बजट में किसी भी प्रकार की एमएसपी का जिक्र नहीं है और जिस तरह से हमारे पहलवानों का भाजपा ने अपमान किया है, मैं नहीं मानती कि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी इस तरह का कोई भी कदम उठाएंगे जिससे हमारे किसानों को सीधा नुकसान पहुंचे। और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। खबर कानपुर से है, जहां साफ सफाई के साथ रोड और बाजारों को कब्जा मुक्त कराने के लिए नगर निगम की तरफ से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में जोन 1 में स्थित घंटाघर चौराहे से लेकर कलेक्टरगंज थाने तक नगर निगम का बुलडोजर सड़कों को कब्जा मुक्त कराया गया। बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर निगम का जोनल अधिकारी सहित नगर निगम कर्मी एसीपी सृष्टि सिंह के साथ ट्रैफिक पुलिस के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान जोन 1 के जोनल अधिकारी विद्यासागर ने बताया कि नगर निगम की तरफ से शहर के चौराहों को कब्जा मुक्त कराने के लिए चिन्हित किया जा चुका है। उसके जोन में घंटाघर चौराहा और कैनाल पटरी एक्सप्रेस रोड को चिन्हित किया गया, जिससे आज घंटाघर से लेकर मूलगंज तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है और बुधवार को कैनाल पटरी एक्सप्रेस रोड पर अभियान चलेगा। इस दौरान अगर लोग दोबारा अवैध कब्जा करते हैं तो नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। घंटा चौराहे चिन्हित किए गए हैं शहर के, तो हमारे जोन में 2 चौराहा चिन्हित किया गया, घंटाघर का चौराहा और मूलगंज चौराहा। दोनों के चारों तरफ सफाई करवानी है और फिर उसका जो भी सुंदरीकरण होना है। तो उसी के क्रम में कल हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया था और लोगों को बताया था कि आप लोग हटा लीजिए, तो लोग हटाए नहीं थे। तो आज उसी अभियान के तहत घंटाघर चौराहे से कलेक्टरगंज थाना वाली रोड पे पूरा साफ किया गया और चौराहा साफ किया गया है आज की डेट में। कानपुर के सनीगावाद चौकी में तैनात दरोगा और सिपाही का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दोनों ने एक वारंटी युवक को पकड़ने के बाद थाने में लाकर उसे लाठियों से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, उन्होंने युवक को जमीन पर गिराकर जूतों से भी मारा। अब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चकेरी थाने में लगे कैमरे की नजर से बचकर दरोगा राहुल कुमार और सिपाही विष्णु ने थाने के पीछे ले जाकर युवक को गिराकर पीटा। दरअसल कोर्ट में पेश न होने के कारण युवक के खिलाफ वारंट जारी हुआ था।
युवक रहम की भीख मांगता रहा और पुलिस उसे पीटती रही। बता दें कि वादित दरोगा और सिपाही चकेरी थाना क्षेत्र के सनीगवा चौकी में तैनात है। राहगीरों ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। देखिए, रात में इसकी पूरी सीओ साहब सीओ चकेरी भी गए थे, सीपी चकेरी गए थे, पूरी फैक्ट की जांच की थी और हमने भी जो वारंटी था उससे पूछताछ करी रात में जाकर के। बेसिक इसका प्रकरण ये है कि जो वारंटी है इसने कभी किसी को चेक दिया था करीब 70,000 के आसपास, तो वो चेक बाउंस हो गया था जिसपे इसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लिखा गया था। अब मुकदमे पे इसके समन होते रहे, गया नहीं और फिर इसके खिलाफ वारंट निकला NPW का। पुलिस जब उसको वहाँ पे गई तो इसने पहले तो ये किया कि गेट को बंद कर दिया, दरवाजे को बंद किया और फिर जो परिवार के लोग थे वो मिसबिहेव करना शुरू किए। पुलिस ने जब बताया कि तुम्हारे खिलाफ वारंट है, तुमको हम अरेस्ट करने आए हैं, तुमको कोर्ट में पेश होना है, आज की उसकी डेट की पेशी थी, तो पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स यूज़ करना पड़ा। वहाँ पे फोर्स बुलाया, फिर उसको जब बाइक पे बैठा के लेके आ रहे थे तो रास्ते भर से बदतमीजी मिसबिहेव करता रहा। उस पर पुलिस ने जब वहाँ पे लाए तो वो थाने, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि थाने के सामने जो कैंपस है वहाँ पे वो लेट गया, मतलब एक तरीके से उसने रेसिस्ट किया और अंदर न जाने का। तो उस पर जो वीडियो में जो पिक्चर आई है कि उन्होंने थोड़ा सा बल प्रयोग किया उसको ले जाने के लिए। उस प्रकरण की मैंने सीओ साहब को जाँच दी है और वो सीओ साहब उसकी जाँच कर रहे हैं। लेकिन प्राइमा फेसी ये है कि अगर कोर्ट का वारंट है NPW है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ऑर्डर का कंप्लायंस करना चाहिए। और इसका हम लोगों ने GD में तस्करा किया है। प्राइमा फेसी उसने जो है जो कोर्ट का आदेश है और जो एक तरीके से आदेश का है उसका वायलेशन किया है और जो पुलिस के खिलाफ है उसके मैंने जांच दी है और जो जांच आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर महाराजगंज से है, जहां प्राइवेट फाइनेंस कर्मी से लूट की घटना फर्जी निकली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने साजिश रची और दोस्तों के रुपए देने के बाद फर्जी सूचना दे दी। पुलिस ने फर्जी लूट की साजिश का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महाराजगंज जनपद में थाना कोटिभार क्षेत्र अंतर्गत एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत एक व्यक्ति अविनाश गुप्ता निवासी थाना संदूरिया ने 1 लाख रुपए की लूट की सूचना दी। सूचना मिलने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक महाराजगंज और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में SOG स्वाट और स्थानीय थाने की पुलिस टीमों के संयुक्त प्रयास से त्वरित रूप से गहनता से जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि अविनाश गुप्ता ने ही अपने 2 अन्य साथियों के साथ इस फर्जी लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस फर्जी लूट की घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और घटना में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। ये अवगत कराना है कि सिंदूरिया निवासी अविनाश गुप्ता जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी चैतन इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं, उनके द्वारा आज 11:15 बजे के आसपास 1 लाख रुपए लूट की सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना कोठीबार पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कई टीमों का गठन हुआ, जिसमें स्वाट, SOG और सर्विलांस की टीम लगी हुई थी। इसमें सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच किया गया और टीमों के संयुक्त प्रयास से ये चीज़ें निकल कर आई कि अविनाश गुप्ता द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ इस फर्जी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें अविनाश के साथ जो इसके 2 अन्य साथी हैं प्रियांशु और राहुल, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। जो 1 लाख रुपए पैसे की इन्होंने बात बताई थी उसे भी बरामद किया गया है और घटना में सम्मिलित एक पल्सर बाइक भी बरामद की गई है। कंपनी के मैनेजर द्वारा एक तहरीर दी जा रही है जिसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के नागौर में एक बार फिर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने अवैध भूमि पर किए गए होटल के अवैध कब्जे को अतिक्रमण से छुड़वा दिया है। नागौर मेला मैदान से हटाए गए अवैध होटलों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस दौरान नगर परिषद के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये कार्रवाई तहसीलदार रामेश्वर गढ़वाल के नेतृत्व में की गई। और इसी के साथ इतना ही। धन्यवाद।